नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आपके बीच उपस्थित हुआ हूं ट्रांसफार्मर की टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के। साथियों, हम इस सेशन में आपके बीच हम प्रतिदिन पहुंचेंगे और पांच पांच क्वेश्चन हम वैसे लाएंगे जो आपकी लेटेस्ट होने वाली एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। चाहे वो क्वेश्चन डीआरडीओ की हो, चाहे एएलपी रेलवे ड्राइवर की हो, टेक्नीशियन की हो, या फिर आपके सेल की हो, या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन की हो। यानी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस इन सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सभी का मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ लेकर आ रहा हूँ। और इसके लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप आसानी से पैटर्न को समझ जाएं कि हमारे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कितना इसका महत्व है, हमें किस चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा, किस पे हमें अधिक कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा। उसके लिए हम आपके बीच उपस्थित होते हैं और कहीं न कहीं ये आपको निश्चित फायदा पहुंचाएगा। आइए, आप नियमित हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो ये सीरीज आपको बहुत फायदा देने वाला है साथियों। तो आइए हम सबसे पहले आज की पहले प्रश्न को देखते हैं हमारे आज के सीरीज 2 में। देखिए क्या है ना कि सेशन वाइज है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो इसीलिए आप चिंतित नहीं होइए, सभी दिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। हम न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर समाविष्ट करेंगे। जो आपका तीसरा सेट होगा उसमें अलग क्वेश्चन, अलग पैटर्न होंगे, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और हाँ, याद रखिए यह सीरीज किनके लिए उपयोगी है। ये सीरीज उपयोगी है आपके आईटीआई के साथियों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से आईटीआई किया है, साथ ही साथ हमारे डिप्लोमा के साथियों के लिए जिनका सपना एएलपी होगा, साथ ही साथ हमारे 10+2 के वैसे छात्र जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी टेक्नीशियन के पद के लिए। उसके बाद साथियों याद रखिए हमारे वैसे साथी जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, उनको भी यही सिलेबस होगा। क्योंकि आप यकीन मानिए आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस होता है वही एएलपी में आपको पूछा जाता है। किनको? आईटीआई के साथियों को वही पूछा जाता है, डिप्लोमा के साथियों को वही पूछा जाता है, बीटेक के साथियों को। ठीक है, तो आइए हम आज का डिस्कशन आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो भी प्रश्न होंगे सारे बायलिंगुअल होंगे। पहला प्रश्न है, इन ए ट्रांसफार्मर if the secondary voltage is greater than primary voltage then what type of transformer is this। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज क्या है आपके प्राइमरी से अधिक है, तो वह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। साथियों आप इस तस्वीर को देखिए, इधर हमारी क्या है, चलिए मैं पेन के कलर को चेंज करके आपके बीच बातों को रखता हूं। ये देखिए आपका यहाँ पर जो वाइंडिंग की गई है, ये जनरली हमारी वाइंडिंग तो कॉपर की होती है, ये सभी लोग जानते हैं। और कॉपर भी जो होती है वो कैसी होती है, इनामेल होती है, यानी उस पे भी हम लैमिनेशन करते हैं। और इस वाइंडिंग में हमने सप्लाई जोड़ा है कितना, 6 से 20 केवी का, 6 टू 20 केवी का, कितना का, 20 किलो वोल्ट हम इसको इनपुट में सप्लाई देते हैं। तो साथियों इनपुट से जो वाइंडिंग जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सभी को मालूम है ना। जो वाइंडिंग आउटपुट से जुड़ी होती है, यहां देखिए आउटपुट मिल रहा है 220 किलो वोल्ट। कितना मिल रहा है, 220 किलो वोल्ट मिल रहा है। यहां दिया है 20 किलो वोल्ट, अब मिल रहा है 220 किलो वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सेकेंडरी साइड वोल्टेज अधिक हो गया। स्पष्ट सी बात है, जिस तरफ लोड कनेक्टेड होता है यानी जिधर आउटपुट होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि आपका यकीन मानिए तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक वाइंडिंग। साथियों एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ध्रुव सत्य है, जिसमें सप्लाई देते हैं वही प्राइमरी होती है, और जिसके साथ लोड को कनेक्ट करते हैं और आउटपुट प्राप्त करते हैं वही सेकेंडरी होती है। लेकिन आपके बीच आएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो याद रखिए हाई वोल्टेज प्राइमरी भी हो सकती है, हाई वोल्टेज सेकेंडरी भी हो सकती है, लो वोल्टेज प्राइमरी भी हो सकती है, लो वोल्टेज सेकेंडरी भी हो सकती है। अब ये हाई लो से क्या समझते हैं साथियों, आइए मैं बताता हूं हाई लो से आप क्या समझते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग का मतलब होता है, एचवी वाइंडिंग का मतलब होता है वोल्टेज का अधिक होना। क्या होना, वोल्टेज का अधिक होना। यानी ऐसी वाइंडिंग जिसमें वोल्टेज क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम एचवी वाइंडिंग कहते हैं। आखिर वोल्टेज कैसे बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी जब टर्न बढ़ेगा। यानी साथियों नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage across that particular winding।
यानी नंबर ऑफ टर्न आपका बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न आपका घटेगा, आपकी वोल्टेज घट जाएगी साथियों। तो अब आपने समझा, जिसमें टर्न अधिक होगा वो हाई वोल्टेज होगी, जिसमें टर्न यानी कुंडली आपकी कम होगी वो लो होगी। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं प्राइमरी में कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6 टर्न, ठीक है। और आपके सेकेंडरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग हम यहाँ देखते हैं तो 40 के आसपास आपको टर्न मिल रहा है, 40 के आसपास मिल रहा है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, टर्न आपकी किधर ज्यादा है साथियों, सेकेंडरी में टर्न आपकी ज्यादा है। तो स्पष्ट हो गया कि इस केस में आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन है, इस केस में आपका सेकेंडरी क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और आपका प्राइमरी क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। यानी आपने क्या देखा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग और सेकेंडरी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यही बात अगर उल्टा दें, किसके बारे में, यही बात उल्टा कर कहें हम स्टेप डाउन के बारे में, तो प्राइमरी हाई वोल्टेज हो जाएगी और सेकेंडरी लो वोल्टेज हो जाएगी। यानी इससे स्पष्ट है इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, N2, इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप हमेशा याद रखिए N2 इज ग्रेटर देन N1, V2 इज ग्रेटर देन V1, और याद रखिए E2 इज ग्रेटर देन E1। लेकिन अगर करंट के बारे में बात हो, I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 क्या होता है, I2 से बड़ा हो जाता है। वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगी, करंट बढ़ेगा वोल्टेज घट जाती है। तो चलिए आपको बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं। तो जिस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक से प्राइमरी से अधिक वोल्टेज सेकेंडरी में होता है, यानी यहाँ पर दिया है 20 किलो वोल्ट, अब मिल कितना रहा है 220 किलो वोल्ट, तो स्वाभाविक सी बात है वोल्टेज बढ़ रही है, यानी ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। साथियों यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसफार्मर ऑन डीसी सप्लाई। डीसी ट्रांसफार्मर पर कभी भी हमारी ट्रांसफार्मर नहीं चलेगी। अगर आप डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देते हैं तो वह जल जाती है, एक्सेसिव करंट लॉस के कारण डैमेज कर जाती है। उसके बाद आइए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, इसमें आउटपुट वोल्टेज आपकी लो होती है। क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज कम होती है, ठीक। लेकिन वोल्टेज कमेगा तो करंट बढ़ जाती है, याद रखिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर इसकी इफिशियंसी 100% होती है, इसमें कोई लॉस नहीं होता। और हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ये हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर है, एक्चुअल में ये होता नहीं है, एक्चुअल में ये होता नहीं है, हम इसकी कल्पना करते हैं। और खास करके जब किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस को कंपनसेट करके आप 90% 99% इफिशियंसी पर, कितने पर, आप लॉसेस को मैनेज करते हुए 99% इफिशियंसी पर पहुंच जाते हैं, तो यकीन मानिए यह किसके तरह बिहेव करती है, आइडियल की तरह बिहेव करती है। तो सारे ऑप्शंस पे हमने चर्चा भी कर लिया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये सामने आपका है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है डैश गिव्स एन अलार्म व्हेन फॉल्ट हैपन एंड इज इंस्टॉल इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। साहब कौन सा दोष होने पर यह एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है, ठीक है। आइए साथियों, एक बात को मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें बातें यहां पर हो रही हैं बुकोज रिले के बारे में, ठीक है। तो क्या होती है बुकोज रिले, जरा सा देखते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये बुकोज रिले का तस्वीर है। यह आपके ट्रांसफार्मर का टैंक, ध्यान रखिएगा, और कंजर्वेटर को जोड़ने वाले पाइप के बीच में, ठीक है। ये ऐसे, ये जो पाइप आया यहां पर आपका क्या है, कंजर्वेटर, ठीक है। ये आपकी है कंजर्वेटर, ये आपका है बुकोज रिले, ठीक है। ये आपका क्या है, टैंक है। स्वाभाविक बात है, टैंक है तो इसमें हम तेल को डालेंगे ही, ऑयल भरेंगे ही, है ना। तो जो ऑयल में डूबा हुआ ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर और टैंक के बीच में जो पाइप होती है ना, वहां पर हम बुकोज रिले को लगाते हैं। एक्चुअल में ये होता है जब आपकी लॉसेस बढ़ती हैं, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल की सारी लॉस किस रूप में प्राप्त होती है, हीट के रूप में प्राप्त होती है, I2R के रूप में प्राप्त होती है। अब हीट के रूप में जो लॉस आपका अवेलेबल हुआ उसकी वजह से स्वाभाविक रूप से गर्मी आएगी, उस गर्मी के कारण आपका ऑयल गर्म होगा,
ऑयल गर्म होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तो वो क्या होती है, इससे आकर के ऊपर आती है और कंजर्वेटर में आना शुरू करती है। कंजर्वेटर पहले से थोड़ा खाली रहता है और कुछ भरा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका कंजर्वेटर ऑयल के लेवल को मेंटेन करता है। और जब धीरे धीरे जैसे ही ये ऊपर की ओर आई, ऑयल आपका ऊपर बढ़ना शुरू किया, तो पहले तो आपके अंदर के लेवल का एयर, पहले क्या होता है, हवाएं जो गर्म होती हैं वो आती हैं, उसी हवा को हम गैस कहते हैं। तो यानी यह जो रिले है ना, ये आपकी कैसी होती है, गैस एक्चुएटेड रिले होती है। क्या होती है, गैस एक्चुएटेड रिले होती है, गैस के आधार पर यह संचालित होती है। और इसमें देखिए ये ट्रांसफार्मर टैंक, ये आपका ट्रांसफार्मर टैंक, और ट्रांसफार्मर टैंक से आपकी जैसे ही एयर गई, ऑयल गया, इधर आपका कंजर्वेटर की तरफ ये जाता है, जैसे ही गया तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। जब इस पर प्रेशर पड़ता है फ्लैप पर, तो आपकी जो ये ट्रिप कॉइल है ना, ये ट्रिप कॉइल क्या करती है, ट्रिप कर जाती है, समझ गए। और फिर जैसे ये ट्रिप कॉइल ट्रिप करती है तो निश्चित रूप से आपके सर्किट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेव हो जाता है, सुरक्षित बच जाता है। ठीक, अगर और भी आपने देखिए ये सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में जैसे थोड़ा सा मुड़ेगा, मुड़ेगा तो क्या होगा कि आपकी ये हिंज, यहाँ पर जो आपने फ्लोटिंग स्विच लगाया है, मरकरी फ्लोटिंग स्विच है ये भी, और ये भी दो मरकरी फ्लोटिंग स्विच है, ये तैरता है, हिलता है, ठीक है। तो ये जो आपकी फ्लोटिंग स्विच है, इसमें फिर आपका प्रेशर पड़ा, तो इसने क्या किया, अलार्म को बजाना शुरू किया, और जब अलार्म बजती है तो ऑटोमेटिकली आप क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि सही में हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ रहा है, तो आप एक्टिवली उसको कंपनसेट कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये सर्किट को ट्रिप कर देती है और आपका ट्रांसफार्मर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये सुरक्षित हो जाता है, धीरे धीरे हीट आपकी क्या होती है, कंपनसेट हो जाती है। तो साथियों, बुकोज रिले प्रायः हम ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, और जनरली जो है 500 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर इसका हम प्रयोग करते हैं, इस बात को सदैव याद रखिएगा। और यहाँ पर दो मरकरी स्विच होती है, ये एक चैम्बर होता है, जो चैम्बर आपके किसके बीच लगा होता है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में यह रिले लगा होता है। यह रिले गैस एक्चुएटेड रिले है, एक्सेस प्रेशर होती है तो ये कॉक आपका बाहर निकलेगा और निश्चित रूप से इसके अंदर से प्रेशर रिलीज कर जाएगी। इसका मुख्य काम होता है इनसिपिएंट फॉल्ट से बचाना, यानी कि स्पष्ट है आंतरिक होने वाले किसी भी दोष से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने का काम किसका है, बुकोज रिले का है। राइट आंसर इज बुकोज रिले। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बुकोज रिले। ये हाइब्रिड रिले जो होती है इसका कोई उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। लैचिंग रिले ये टाइम लैग कराता है, इसका भी उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। नॉन लैचिंग रिले इसका भी प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। मुख्य रूप से आपका किसका प्रयोग है, बुकोज रिले का प्रयोग है। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, एक छोटी बात आपको बताते हैं, हमने इसी तरह के पैटर्न पर 5000 से अधिक क्वेश्चन का डिस्कशन साल भर में कराने के लिए, लेकिन टेस्ट के साथ आपके लिए हम लाए हैं, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र टेस्ट है। 13 तारीख से यह शुरू हो रही है। एक साल की कंप्लीट फीस, 5000 से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस विथ टेस्ट एंड डिस्कशन लाइव, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस ऐप पर। ऐप का नाम है द प्लेटफॉर्म न्यू। ये मात्र 499 रुपए में आपके लिए है। ऑफलाइन में भी ये क्लासेस हो रही हैं, और ये ऑफलाइन में हो रही हैं शाम में 6 से 7 के बीच में, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, और इसके अंदर हम सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस का समावेश कर रहे हैं। आपको आईटीआई के लिए एएलपी तो है ही, उसके अलावा जितनी वैकेंसी होती है, डीआरडीओ, इसरो, सेल, गेल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन, सभी की वैकेंसियां जिनकी आ चुकी है, जिनकी आने वाली है, या भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमने ये पूरा पैकेज तैयार किया है, जो निश्चित रूप से आपके प्रैक्टिस को इतना मजबूत करेगा कि आपके सिलेक्शन एक सीट पक्का करने का तमन्ना जरूर पूरा होगा साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करंट एंड इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन ए ट्रांसफार्मर। साथियों आप यकीन मानिए, हमने ऐसा किया, ये हमारी देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये कोर टाइप की ट्रांसफार्मर ही है। इसमें आपका जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला खड़ा वाला भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं। और इसी लिम्ब पे हम क्या करते हैं ना, वाइंडिंग लपेटते हैं। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका कोर है, और कोर हम किस चीज का बनाते हैं, CRGOS का बनाते हैं। CRGOS का पूरा नाम क्या होता है,
इसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। क्या होता है साथियों? सिलिकॉन स्टील। इसकी परमिएबिलिटी हजारों में होती है, सैकड़ों से हजारों तक होती है, इसलिए इसका ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं। मेरे समझाने का मतलब है यहाँ पर आपका ये इधर वाला सेक्शन आपका क्या है? करंट है IA, इनपुट में आपने क्या दिया? V ऑफ A, ठीक है। इधर साइड में देखिए आउटपुट में करंट आपकी मिली IB और यहाँ का वोल्टेज आपका क्या मिल गया? V ऑफ B मिल गया, ठीक। अब आपके ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिए क्या होता है? इनपुट KVA ऑलवेज किसके बराबर होता है? आपके आउटपुट KVA के बराबर होता है। इनपुट KVA मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट KVA, या यूं कहें तो प्राइमरी का KVA 1 किसके बराबर? सेकेंडरी का KVA 2। ये KVA क्या है? KVA रेटिंग है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को कैसे लेते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, सदैव याद रखिएगा। वैल्यू ज्यादा रहेगी तो मेगा वोल्ट एम्पियर MVA में लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्शन को A से सूचित किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं KVA ऑफ A यानी पहला सेक्शन बराबर इक्वल टू KVA ऑफ B। अब ये KVA का क्या मतलब है? इनपुट का वोल्टेज और इनपुट की करंट, यानी आपका क्या हो गया साथियों? स्वाभाविक रूप से इनपुट का वोल्टेज आपका क्या है? इनपुट का वोल्टेज है VA, इनपुट की करंट है IA, इसका मान किसके बराबर? आउटपुट की वोल्टेज VB, आउटपुट की करंट IB, यानी VA VB किसके बराबर होता है? VA IA बराबर होता है VB IB के। अगर यही आपका देख लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप होगा तो VA कम होगी, IA आपकी अधिक होगी, आउटपुट में VB आपका अधिक होगा, IB आपका कम होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से स्टेप डाउन में गौर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो कॉपी में भी लिख लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप डाउन में क्या होगा? वोल्टेज आपका इनपुट का अधिक होगा, स्वाभाविक रूप से करंट आपकी कम होगी, और आपका आउटपुट में देखिए वोल्टेज कम हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से आपकी आउटपुट की करंट IB क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली आप किसी भी तरह से इस बात को समझिए कि निश्चित ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इनपुट का वोल्ट एम्पियर स्वाभाविक रूप से क्या होता है? आउटपुट के वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है, चाहे वो कोई भी ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घटता बढ़ता है, आपकी करंट का मैग्नीट्यूड घटता बढ़ता है, लेकिन ये चीजें आपकी ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन होती है, ठीक है। इसलिए हमारा रिलेशन कौन सा सही होगा? इनपुट का वोल्टेज इनटू इनपुट की करंट बराबर आउटपुट का वोल्टेज इनटू आउटपुट की करंट, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, VA IA इक्वल टू VB IB, सदैव याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्वाभाविक बात है साथियों, स्टेप अप प्लस अप, ठीक है, यानी अप का मतलब बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट की वोल्टेज इनपुट से अधिक हो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्टेप अप कहते हैं। यानी आपके स्टेप अप का मतलब हो गया कि V2 आपका बड़ा होगा किससे? V1 से। स्वाभाविक बात है आपका N2 क्या होगा? बड़ा होगा N1 से। स्वाभाविक बात है साथियों आपका E2 बड़ा होगा किससे? E2 बड़ा होगा आपका किससे? E1 से, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है आपका I2 छोटा होगा किससे? I1 से, यानी करंट के साथ क्या होती है? जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन हो जाती है। अब छोटी सी बात यहां समझ लीजिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि स्टेप अप का उद्देश्य है वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेप अप का क्या उद्देश्य है? वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। मैं बोर्ड से इसलिए साइड हो जा रहा हूं ताकि स्क्रीन आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से विजिबल हो, और जब स्क्रीन आपको विजिबल होगी तो आप इसको कॉपी में भी नोट करने में सक्षम हो जाएंगे। अब
बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पढ़ा होगा साथियों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम क्या करते हैं, के से सूचित करते हैं। ये क्या होता है, N2/N1 होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये आपका V2/V1 के बराबर होता है, E2/E1 के E2/E1 के बराबर होता है। और यही आपकी इक्वल होती है किसके, I1/I2 के। करंट के केस में ये अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अब आपने देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर, स्टेप अप के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का वैल्यू क्या होगा, तो के के बारे में हमने कहा कि N2 ग्रेटर होता है किसके बिहाफ में, N1 के बिहाफ में। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी साथियों, के का मान यहाँ पर 1 से अधिक होता है। N2 ज्यादा हो गया, N1 कम हो गया, तो के का मान कहां पर 1 से ज्यादा, स्टेप अप में। के का मान 1 से कम कहां पर, स्टेप डाउन। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। तो द राइट आंसर इज व्हिच वन, तो दिए गए सभी ऑप्शन में देखिए इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट को कम करना गलत बात है, ये तो स्टेप डाउन में होगा। उसके बाद इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट को आधा करना, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा आउटपुट वोल्टेज को इनपुट के समान बनाए रखना, समान बनाए रखेगा तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। जीवन भर याद रखिए ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिसमें इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज समान होते हैं उसे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसका प्रयोग दो सर्किट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और देखिए चौथा है इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट को बढ़ाना। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही काम कौन कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कह रहा है, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टेप अप के रिगार्डिंग। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सेशन आगे हम लगातार आपके बीच रहेंगे और आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित आपको फायदा होगा और आपको फर्क महसूस होगा कि हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। चलिए साथियों एक छोटी जानकारी आपको हम दे दें, हमारी एक बैच है जो विशेष रूप से एलपी और टेक्नीशियन के लिए है। टेक नॉन टेक दोनों यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो खास करके यह बैच आपकी 20 सितंबर से आ रही है, 20 सितंबर से आ रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आ रही है, ठीक है। एक साल के लिए वैलिडिटी होगी ऑनलाइन में। 20 सितंबर से हम रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास लेंगे, ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ाएंगे और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको दी जाएगी। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी कक्षाएं संचालित होंगी, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो अंग्रेजी माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। टाइम है इसका 6 से 7 पीएम के बीच में साथियों, ठीक है। तो ये आपकी है। उसके साथ ही साथ हम रेगुलर तो आपको क्लास देंगे ही देंगे। नॉन टेक की क्लासेस आपकी 5 घंटे की चलेगी, टेक की क्लासेस आपकी 1 घंटे की पर डे चलेगी। सैटरडे संडे में आपकी टेक की क्लासेस 2-2 घंटे चलेगी, जिसमें डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे, आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर किए जाएंगे, जिससे कि आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि आपसे एक सीट तो पक्का हो जाए, एक सीट क्या हो जाए, पक्का हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां सवाल है, एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने चाहिए। जैसे अभी हमने आपको एक पिक्चर बनाया था, जिस पिक्चर में हमने समझाने का प्रयास किया था। ये देखिए हमारा यह क्या है, कोर। हम कभी भी ऐसा चाहेंगे कि कोर में रिलक्टेंस ज्यादा हो। जैसे कि आपने जाना हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को रोकने का काम कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। ठीक उसी तरह आपके इस सर्किट से होकर फ्लक्स को एसोसिएट करने में, फाई को एसोसिएट करने में कौन बाधा पैदा करता है, तो आपका रिलक्टेंस, ठीक है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि रिलक्टेंस अधिक हो, हमेशा रिलक्टेंस को हम कम रखना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स एसोसिएट हो। और ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स एसोसिएट होगी तभी जाकर के आपको आउटपुट क्या मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ज्यादा मिलेगा और आपकी इफिशिएंसी बढ़ पाएगी, ठीक है। तो यह साथियों याद रखिएगा कि हमारा कोर कैसा होना चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, CRGOS का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य काम है लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना, यानी बिना रुकावट के फ्लक्स के ऐसे रास्ते देना जिससे फ्लक्स बहुत आसानी से संचालित हो सके, ठीक है। लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना इसका मुख्य काम है, ठीक है। अब कब आपकी रिलक्टेंस कम होगी, जब इसकी परमिएबिलिटी बहुत अधिक होगी। परमिएबिलिटी मतलब चुंबकीय
क्षेत्र को विकसित करने की क्षमता यानी फ्लक्स को पास करने की परमिशन ये अधिक होगी। तो साथियों इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये जो CRGOS है जिसका पूरा नाम होता है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट होता है साथियों, इसके लिए मुख्य बात है इसकी परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया रिलक्टेंस आपकी लो होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तीसरी बात समझिए, आपका हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस यह भी कम होनी चाहिए। और आपकी अगली जो चौथी बात है, सिलिकॉन इसमें कितनी होनी चाहिए, तो सिलिकॉन इसमें 0.5 से लेके 5% तक ही सिलिकॉन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कम, इसीलिए कम होनी चाहिए क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस के बढ़ने से एडी करंट लॉसेस आपकी कम होती है, ये भी फायदा होता है। बट सिलिकॉन ब्रिटल नेचर का होता है, भंगुर नेचर का होता है। अगर ज्यादा सिलिकॉन दे देंगे एडी करंट तो चलिए नहीं पास होगा, लॉस हमारा कम हो जाएगा, लेकिन इस वाइंडिंग को जब लिम्ब पर आप बांध के टाइट करेंगे, हो सकता है यह लिम्ब आपका क्या हो जाए, टूटना शुरू कर दे, कमजोर पड़ जाए। तो हम कभी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को घटाना नहीं चाहते, इसीलिए हम सिलिकॉन की मात्रा का यहाँ पर कम इस्तेमाल करते हैं। और आपकी जो CRGOS है उसकी परमिबिलिटी बहुत अधिक होती है और खास करके यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, इसलिए हम इसी का प्रयोग क्या करते हैं, आपके कोर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं, स्टील कोर के पास क्या गुण होना चाहिए। तो साथियों मुख्य बात को आपने समझ लिया है, तो जो सही उत्तर होगा वो देखिए हाई परमिएबिलिटी, ये तो ठीक है लेकिन ससेप्टिबिलिटी कम होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। लो परमिएबिलिटी एकदम गलत हो गया, परमिएबिलिटी लो रहेगी तो आपकी चुंबकीय क्षमता का कंडक्शन संभव नहीं है। हिस्टेरेसिस लॉस कम, यानी एक बात सही है एक बात गलत है। तीसरा में आइए, परमिएबिलिटी अधिक होनी चाहिए, सही बात है। हिस्टेरेसिस लॉस कम होनी चाहिए, एकदम सच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी कि आपकी परमिएबिलिटी अधिक हो लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम हो जाए, वैसे पदार्थों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आपके कोर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो अब जो अगला सेशन होगा वह बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछे गए प्रश्नों का समागम होगा, तो इसीलिए आप निश्चित हमारे साथ बने रहिए। जोरदार ये सेशन चलने वाला है और आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं इस सेशन में, इसलिए साथियों गंभीरता पूर्वक मैं साइड भी हट जा रहा हूं बोर्ड से, जहां जरूरत होगी आप उसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। चलिए आपसे विदा होने का वक्त आ गया, अब फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एक छोटी जानकारी दे दें, 20 सितंबर से हमारी नई बैच आ रही है, जो बैच कंप्लीट रूप से DRDO टेक्नीशियन, इसरो, सेल, गेल, UPPCL, डिफेंस सभी के लिए होगी। और ये जो कंबाइंड बैच है इसमें हम कम से कम 35-36 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ALP में आपको 33 चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी दुनिया के किसी भी एग्जाम में जो ITI से होती है उसका कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है साथियों। चलिए तो हम द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना मुसल्लमपुर हाट से आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप देख रहे हैं, यदि ऑनलाइन आप हमसे जुड़ना चाहेंगे द प्लेटफॉर्म न्यू ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन आप हमसे जुड़ना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे बात करके संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और रेगुलर आपके बीच सीरीज को रखने के साथ मैं आशीष कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।